प्यारे साथियों, स्वागत है आप सभी का F24 क्लासेस में। मेरा नाम है हितेश और देखिए मैं आपके लिए लेकर के आ चुका हूं एकदम वायरल क्वेश्चन पेपर भाई, जो कि क्लास 10 2026 में 18 फरवरी को सेम टू सेम ऐसा ही क्वेश्चन पेपर आपको देखने को मिलने वाला है। देखिए मेरी बातों को सुनने का प्रयास कीजिएगा। अगर आप पहली बार क्वेश्चन पेपर देख रहे हो तो मैं आपको बता देता हूं कि ऐसे ही क्वेश्चन पेपर सेम टू सेम आपके बोर्ड एग्जाम ने जो कि यूपीएमएसपी है आपके लिए डाल दिए हैं। तो मेरे प्यारे भाई, मैंने हर एक मॉडल पेपर आपके लिए निकाल लिया है। डेफिनेटली ये मॉडल पेपर का आप लोग कोड नोट कर लेना और ध्यान से समझ लेना इस पूरे के पूरे क्वेश्चन पेपर को, है ना। 2026 18 फरवरी जो आपकी ये डेट है, इस दिन आपका हिंदी का पेपर होने वाला है प्यारे भाई। और हिंदी के पेपर में आपको किस तरीके से 70 आउट ऑफ 70 स्कोर करके आना है, आज के इस क्लास के अंदर मैं आपको बताने वाला हूं। ठीक है, देखिए 70 नंबर का आपके बोर्ड एग्जाम में पेपर होने वाला है। 3 घंटे 15 मिनट को आपको समय दिया जाएगा कि 3 घंटे 15 मिनट में आप अपना हिंदी का पेपर पूरा करिएगा, है ना। तो आपको 3 घंटे 15 मिनट के अंदर ही मैं आपको पेपर करना सिखा दूंगा कि आप 3 घंटे 15 मिनट के अंदर आप इसके अंदर ही अपना पूरा पेपर करना सीख जाओगे। ठीक है, क्लास को पूरा देख लेना। देखिए सबसे पहले हम लोग आपको बता देते हैं कि इसमें कुछ आपके निर्देश दे रखे हैं, तो जो इंपॉर्टेंट निर्देश है मैं आपको वह पढ़ के बता दे रहा हूं। सबसे पहले आप लोगों का इंपॉर्टेंट निर्देश है मेरे प्यारे दूसरा। इसमें क्या है कि सभी प्रश्न पत्र, जो आपका प्रश्न पत्र होता है, इसके सबसे पहले खंड आ में आपको 20 नंबर के बहुविकल्पीय प्रश्न देखने को मिलेंगे। मतलब यहां पर आप लोगों को मैं कहना चाहता हूं कि आपको 20 क्वेश्चंस आएंगे और एवरी क्वेश्चंस आपका एक नंबर का होगा। ठीक है, तो मेरे प्यारे भाई टोटल आपको 20 क्वेश्चन आएंगे, तो 20 में 20 नंबर आपको कैसे करके आने मैं आपको अभी बताऊंगा। हाँ, अगर मैं तीसरे निर्देश की बात करता हूं तो यहां कह रहा है कि प्रश्न पत्र के खंड बा में आपको 50 नंबर के वर्णनात्मक प्रश्न पूछे गए हैं। मेरे प्यारे भाई 50 नंबर मतलब बहुत महत्वपूर्ण नंबर, और मैं आपको सिखा दूंगा कि 50 नंबर में कैसे आपको कम से कम 50 में 48 नंबर 45 नंबर इतना स्कोर करके आना है। केवल इसी वीडियो को देख करके मेरे प्यारे भाई आप हिंदी की कंप्लीट तैयारी कर लोगे। क्लास को जिस भी प्यारे साथी ने शुरू से लगाकर एकदम अंत तक देखा, मेरी गारंटी है कि वह 70 में 70 नंबर की पूरी तैयारी इसी वीडियो से कर लेगा। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं और एक एक क्वेश्चन देखेंगे। सबसे पहले हम लोग अपने एमसीक्यू यानी बहुविकल्पीय क्वेश्चंस, और मैं आपको बता देता हूं कि एमसीक्यू जितने भी आपको करने होंगे प्यारे साथी, वह आपको ओएमआर सीट में करके आने हैं। ठीक है, तो ओएमआर सीट में आपको सारे के सारे एमसीक्यू करने हैं। एक एक एमसीक्यू मैं आपको दिखाता हूं, आप लोग जल्दी से नोट करिएगा और अच्छे से तैयार करिएगा। चलिए भाई, अगर हम अपने पहले क्वेश्चंस की बात करते हैं तो पहला क्वेश्चन भैया 100% 100% मान लो ये पेपर में आपको देखने को मिलेगा ही मिलेगा। पहला क्वेश्चन है कि रस मीमांसा आपकी जो रचना है ये किस लेखक की रचना है, इसको लिखने वाले रचनाकार कौन थे। तो आपको बिल्कुल सही लगा लेना मेरे प्यारे भाई, आचार्य रामचंद्र शुक्ल, क्योंकि आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने ही रस मीमांसा की रचना की थी, है ना। ऐसे ही हमारा अगला प्रश्न है गुनाहों के देवता। जितने भी आपके रचनाकार, मेरी बातों को समझना, जितने भी रचनाकार से संबंधित क्वेश्चन है मेरे प्यारे भाई, वह क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हैं और वह मैं आपको लेकर के आया हूं। ठीक है, दूसरा प्रश्न नोट कर लेना, गुनाहों का देवता पूछ रहा है, इसकी विधा कौन सी है। मेरे प्यारे भाई इसकी विधा आप नोट कर लेना, उपन्यास। बहुत जल्द हम लोग सारे क्वेश्चंस को देखेंगे, समय बिल्कुल भी हम लोग इन्वेस्ट नहीं करेंगे। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न नंबर तीसरा नोट करिए कि प्रताप, यहां देखिए पंडित हो जाएगा। ठीक है, तो पंडित प्रताप नारायण मिश्र कह रहा कि किस युग के लेखक थे। मेरे प्यारे भाई भारतेंदु युग को बिल्कुल सही लगा के चले आना पेपर में, और अगर ये क्वेश्चन आता तो छोड़ के तो बिल्कुल मत आना, क्योंकि आपके भैया ने पहले ही करवा दिया है। चौथा क्वेश्चन नोट करिए कि कलम का सिपाही किसकी रचना है। तो अगर मैं कलम के सिपाही की बात करता हूं तो बहुत सारे ऑप्शन दे रखे हैं, परंतु मेरे प्यारे भाई आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, अमृत राय। और जिस भी मेरे प्यारे साथी को हमसे पहले आंसर आते हैं वह तुरंत कमेंट करेगा और अपना आंसर बताने का प्रयास करेगा। ठीक है, तो चलिए पांचवा क्वेश्चन नोट करिए, कह रहा कि लहरों के राजहंस के लेखक हैं। मेरे प्यारे भाई इसकी अगर हम अपने सही उत्तर की बात करते हैं तो मोहन राकेश मेरे बिल्कुल सही ऑप्शन हो जाएंगे। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न नोट करिए, क्वेश्चन नंबर 6 की प्रिय प्रवास के रचनाकार हैं। अगर मैं प्रिय प्रवास की बात करता हूं तो देखिए यहां से हमको जितने भी क्वेश्चंस आपको देखने को मिलेंगे वो सारे हमारे पद्य के क्वेश्चन होंगे। मैं आपको एक चीज क्लियर कर देना चाहता हूं, ठीक है, जितने भी बच्चे पहली बार क्लास को देख रहे हैं, आपको हिंदी की पूरी कंप्लीट तैयारी इस क्लास में हो जाएगी अगर आपने क्लास को पूरा अंत तक देख लिया। ठीक है, देखो सबसे पहले आपको 5 क्वेश्चन प्यारे साथी, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है मैं आपको बता रहा हूँ। 5 क्वेश्चन आपको गद्य के मिलेंगे देखने को, जो मैंने आपको बता दिए हैं। 5 क्वेश्चन आपको
पद्य को देखने को मिलेंगे, जो कि अब मैं आपको बताने जा रहा हूं। तो चलिए उनको देखते हैं, फिर आगे के क्वेश्चंस कहां कहां से आएंगे मैं आपको वह बाद में बताऊंगा, ठीक है। तो पद्य के 5 क्वेश्चंस देखते हैं। सबसे पहले देखिए, पहला क्वेश्चन कह रहा था प्रिय प्रवास किसकी रचना है। तो मेरे प्यारे भाई, प्रिय प्रवास किसकी रचना है? तो प्रिय प्रवास किसकी रचना है? तो अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध की रचना है, ठीक है। तो राइट आंसर आप लोग लगा लेंगे ऑप्शन नंबर ए को, बिल्कुल सही। अगला क्वेश्चन नंबर 7 कह रहा है कि लोकायतन कृति के रचनाकार हैं। तो देखिए, लोकायतन जो हमारी कृति है, इसके रचनाकार आपके हो जाएंगे ऑप्शन नंबर, अगर मैं बात करता हूं बी को, महादेवी वर्मा। तो ये वाला ऑप्शन हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा, ठीक है। लोकायतन हो गया, ठीक है, यामा हो गई, ठीक है। इसके बाद अगर मैं चांद पत्रिका की बात करता हूं, तो ये सारी रचनाएं आपकी महादेवी वर्मा जी ने लिखी थी। उम्मीद है कि आपको अच्छे से चीजें समझ में आ रही होंगी, ठीक है। चलिए मैं आपको आगे के क्वेश्चंस कराता हूं। चलिए भाई, यहां से आपको क्वेश्चन नोट करने स्टार्ट करने हैं और 8वें नंबर प्रश्न की अपने हम बात करते हैं। प्रश्न कह रहा है कि बिहारी किस युग के कवि हैं। तो चलिए इसका आंसर आप बताने का प्रयास कीजिए कि बिहारी हमारे किस युग के कवि हैं। पहला ऑप्शन आधुनिक काल दे रखा है, दूसरा हमारा रीतिकाल दे रखा है, तीसरा हमारा भक्ति काल दे रखा है, चौथा हमारा आदिकाल दे रखा है। मेरे प्यारे भाई, अगर मैं इन 4 ऑप्शन की बात करता हूं, तो देखिए बिहारी किस युग के कवि हैं, तो आप सभी को पता होना चाहिए कि हमारे जो बिहारी हैं प्यारे साथी, वह हमारे किसके हैं? रीतिकाल के कवि हैं, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर आप बी को बिल्कुल सही कर लेंगे, ठीक है। चलिए 9 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि गंगा लहरी रचना किसकी है। 4 ऑप्शन दे रखे प्यारे साथी, तो गंगा लहरी हमारी किसकी रचना हो जाएगी, बताइए। सभी लोग कमेंट करके बताइए कि गंगा लहरी किसकी रचना। तो ऑप्शन नंबर आप लोग ए को बिल्कुल सही मार दीजिए, टिक, कि पद्माकर की रचना हमारी गंगा लहरी है, ठीक है। और एवरी क्वेश्चंस का आंसर अगर आपको आता है तो हमसे पहले आप कमेंट करके जरूर बताएंगे। 10वें क्वेश्चन की राइट आंसर की बात करते हैं। कह रहा है जयशंकर प्रसाद किसकी रचना है। जयशंकर प्रसाद की रचना नहीं है, नहीं की बात कर रहा है। तो देखो, सबसे पहले तो आंसू हो गई, झरना हो गई, ठीक है। 1 मिनट, अगर मैं जयशंकर प्रसाद की रचना की बात करता हूँ, नहीं है। तो यामा, क्योंकि यामा की अगर मैं बात करता हूँ तो यामा आपके महादेवी वर्मा जी की रचना है ना, महादेवी वर्मा की रचना है। तो वहां से अगर मैं कह सकता हूं कि जयशंकर प्रसाद की जो रचना नहीं होगी वह हमारी यामा नहीं होगी, क्योंकि ये भाई हमारी महादेवी वर्मा की जी की रचना है, ठीक है। तो इसको आप लोग नोट कर लेंगे। फिर अगले क्वेश्चंस की बात करते हैं। तो अगला क्वेश्चन नंबर 11 नंबर स्टार्ट हो रहा है, और अब मैं आपको बता देता हूं कि यहां पर इंपॉर्टेंट चीज क्या है। मेरे प्यारे भाई, 5 क्वेश्चंस मैंने आपको गद्य के कराए थे स्टार्टिंग में, ठीक है। 5 क्वेश्चंस मैंने आपको पद्य के कराए, ठीक है। अभी मैंने आपको कराया 5 क्वेश्चंस, टोटल 10 क्वेश्चंस हो चुके हैं। तो ये गद्य और प्लस पद्य मिलाकर के टोटल 10 क्वेश्चंस मैंने आपको करा दिए। अब मेरे प्यारे भाई, 5 क्वेश्चंस आपको हिंदी व्याकरण के देखने को मिलेंगे। मेरी बातों को समझना, ठीक है। 5 क्वेश्चंस आपको हिंदी व्याकरण को देखने को मिलेंगे और 5 क्वेश्चंस आपको देखने को मिलेंगे संस्कृत व्याकरण के, संस्कृत व्याकरण के। तो एवरी क्वेश्चंस को हम लोग पक्का करेंगे और एवरी वह क्वेश्चंस देखेंगे जो कि सबसे महत्वपूर्ण है, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर हमारा 11 कह रहा है कि हास्य रस का स्थायी भाव क्या होता है। तो हास्य रस का स्थायी भाव होता है हास, ठीक है। हास्य रस का स्थायी भाव क्या होता है भाई, हास होता है, ठीक है। चलिए आगे बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। तो यहां हमारा क्वेश्चन नंबर 12 कह रहा है कि चरण कमल बंदो हरिराई, चरण कमल बंदो हरिराई में कौन सा अलंकार प्रयुक्त हुआ है प्यारे साथी, आपको बताना है, ठीक है। अनुप्रास, श्लेष अलंकार, रूपक अलंकार, उत्प्रेक्ष अलंकार। 4 ऑप्शन आपको दे रखे हैं। चलिए बताइए कौन सा अलंकार यहाँ प्रयुक्त हुआ है। मेरे प्यारे साथी, यहाँ पर आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा रूपक अलंकार, ठीक है। तो रूपक अलंकार को आप बिल्कुल सही टिक लगा देंगे। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 हमसे कह रहा है कि सोरठा में कितने चरण होते हैं। मेरे प्यारे भाई, सोरठा की अगर मैं बात करता हूं तो बिल्कुल सिंपल है एकदम, कि सोरठा में मेरे टोटल 4 चरण होते हैं। कितने होते हैं? टोटल 4 चरण होते हैं। तो इसको आप नोट कर लीजिए। इसके बाद बात करते हैं प्रश्न नंबर 14 की। तो प्रश्न नंबर 14 कह रहा है कि अनुशासन शब्द में किस उपसर्ग का प्रयोग हुआ है। अगर मैं अनुशासन की बात करता हूं मेरे प्यारे भाई, तो अनुशासन हमारा 1 नंबर का क्वेश्चन है। और अनुशासन शब्द की यदि मैं बात करता हूं तो देखिए स्टार्टिंग में आप देखिए क्या लगा हुआ है, अनु लगा हुआ है, ठीक है। अनुधन शासन क्या होता है? अनुधन शासन। तो प्यारे साथी, उपसर्ग का मतलब क्या होता है? उपसर्ग का मतलब होता है वह शब्द जो किसी शब्द के आगे लगकर एक नया शब्द बना लेते हैं, क्या कहलाते हैं? उपसर्ग कहलाते हैं। तो शासन के आगे क्या लग गया है? अनु लग गया है, तो बन गया अनुशासन। तो बिल्कुल यही इसका राइट आंसर हो जाएगा। फिलहाल मैं आपको ऑप्शन दिखाता हूं और आपको टिक लगवाता हूं।
चलिए बात करते हैं भाई हम लोग ऑप्शंस की, और ऑप्शन देखते हैं और मैं आपको टिक लगाता हूं। तो देखिए सी नंबर भैया सभी को दिख रहा होगा, अनुशासन हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा, ठीक है। और यहां पर मैं जितने भी क्वेश्चंस आपको करा चुका हूं, ठीक है, एक मेरा लास्ट क्वेश्चन मेरा रह गया है, ठीक है। 15 नंबर मेरा क्वेश्चंस रह गया। जहां तक जितने भी प्यारे साथी यहां तक की क्लास को देखे हैं, मैं आपको एक चीज क्लियर कर देना चाहता हूं कि ये 20 नंबर के जो एमसीक्यू होते हैं ये आपको ओएमआर सीट में करने होते हैं, ठीक है। तो इनकी तो बात ओके है, कोई बात नहीं। लेकिन मेरे प्यारे भाई इसके बाद आपके आते हैं 50 नंबर वाले डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चंस, ठीक है। तो उन क्वेश्चंस को आप किस तरीके से करोगे और इसमें कैसे आपको क्या करना है मैं आपको वह आगे बताऊंगा। तो क्लास पूरी देख लेना। गारंटी है कि हिंदी की अगर आपने ऐसी मतलब पहली बार ऐसी क्लास देखोगे जिसमें आपको सब कुछ पता चल जाएगा और पेपर से पहले देख ली तो आपके लिए ब्रह्मास्त्र साबित हो जाएगी ये, है ना। तो 15 नंबर क्वेश्चन, और ये हमारे हिंदी व्याकरण का अंतिम क्वेश्चन है। समास से प्रश्न लिया गया है। क्वेश्चन कह रहा है कि जल थल में समास कौन सा है। देखिए यहां पर अगर मैं समास की बात कर रहा हूं तो देखिए, तो यहां से देखिए आपके जितने भी क्वेश्चंस मैंने आपको कराए, है ना, बहुत अच्छे से आपने नोट किए होंगे। एमसीक्यू वाले 50 नंबर के कैसे कैसे क्वेश्चंस आएंगे वह भी मैंने आपको बताऊंगा अभी। तो आपको बिल्कुल अंत तक बने रहना है भाई, ठीक है। 16 नंबर क्वेश्चन की बात करते चलिए, और इंपॉर्टेंट चीज मैं आपको क्लियर करा देता हूं कि जितने भी क्वेश्चंस आपको यहां से 16 नंबर से देखने को मिलेंगे मेरे प्यारे भाई, वह सारे के सारे आपके क्वेश्चंस होंगे संस्कृत व्याकरण के। कहाँ के? संस्कृत व्याकरण के होंगे, है ना। हिंदी व्याकरण के मैं आपको सारे क्वेश्चंस, 5 क्वेश्चंस आते हैं, मैं आपको ऑलरेडी करा चुका हूं। तो देखिए सबसे पहला हमारा क्वेश्चन है कि नौका का सही पर्यायवाची शब्द है। हालांकि ये आपका पूछ लिया गया है हिंदी व्याकरण से, पर क्या होता है कि 16 से लगा करके 20 तक आपके संस्कृत व्याकरण के क्वेश्चंस आते हैं, लेकिन कभी कभी ये होता है कि आगे पीछे पूछ लिए जाते हैं। तो यहां पर 16 नंबर पर आपके हिंदी व्याकरण आ गया है। हो सकता हो आगे आपसे संस्कृत के व्याकरण का क्वेश्चन पूछ लिया गया हो। फिलहाल नौका का सही पर्यायवाची शब्द क्या होता है, सभी बच्चे बताएंगे कमेंट करके। नौका का सही पर्यायवाची शब्द मेरे प्यारे भाई, नौका का सही पर्यायवाची शब्द बताएंगे। फिलहाल जल थल में समास कौन सा था, ये क्वेश्चन रह गया था। तो जल थल में हमारा सभी लोग कमेंट करके बताएंगे जल और थल में समास कौन सा। मेरे प्यारे भाई जब भी कभी बीच में इस तरीके का चिन्ह आ जाए, डैश का चिन्ह, तो मेरे प्यारे भाई वहां पर आपका समास हो जाता है द्वंद्व समास, ठीक है। नौका में आपको क्या बताना, समास पर्यायवाची शब्द, तो नौका का तरिणी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? तरिणी। इसको आप लोग नोट कर लीजिए इन दोनों के दोनों क्वेश्चंस को। इसके बाद 17 नंबर क्वेश्चन के देखते हैं। प्रश्न नंबर 17 कह रहा है कि तास्याम, जो कि हमारा तद शब्द के स्त्रीलिंग से लिया गया एक शब्द है प्यारे भाई। इसमें आपको विभक्ति और आपको वचन बताना है, ठीक है। तो विभक्ति और वचन बताना है मेरे प्यारे भाई। एक क्वेश्चन आपको इससे रिलेटेड एक जरूर आएगा जहां पर आपको विभक्ति और वचन पूछा जाएगा। तो मेरे प्यारे भाई मैं आपसे इतना कहना चाहूंगा कि अगर आपने केवल तद शब्द के जितने भी स्त्रीलिंग शब्द हैं अगर आपने वह सारे तैयार कर लिए तो आपको यहां पर 1 नंबर आपका पूरा फिक्स हो जाएगा। अगर आप मेरे साथ जुड़े रहते हो तो मैं आपको सारे तैयार करवा दूंगा, है ना। फिलहाल इस प्रश्न को तास्याम को जरूर नोट कर लेना, ये पेपर में 100% फंसेगा, देख लेना, मेरी गारंटी है। तो तास्याम शब्द की अगर मैं बात करता हूं तो ये इसका विभक्ति, और अगर मैं इसके वचन की बात करता हूं तो सबसे पहले ये हमारा सप्तमी विभक्ति है। यहां पर कहीं सप्तमी दिख ही नहीं रहा, तो ये हमारा सप्तमी एक वचन हो जाएगा। तो ये बिल्कुल हमारा राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि ये हमारा सप्तमी में आता है। लेकिन अगर आपको वचन नहीं पता तो आप डायरेक्ट लगा दोगे सप्तमी में। लेकिन अगर सप्तमी 2 से 3 जगह दे रखा है तो फिर आपको इसका वचन भी याद करना पड़ेगा। जैसे कि यहां पर सप्तमी केवल एक बार दे रखा था तो मैं सिंपल से समझ गया कि सप्तमी मतलब एक ऑप्शन ही है, तो मतलब यही सही होगा। लेकिन अगर यहाँ पर सप्तमी बहुवचन दे रखा होता, सप्तमी द्विवचन दे रखा होता, तब मुझे जा करके डीपली समझना होता, डीपली पढ़ना होता कि विभक्ति और वचन दोनों तास्याम के क्या होते हैं। हालांकि मैंने आपको बता दिया कि तास्याम का विभक्ति सप्तमी होती है और वचन हमारा एक वचन होता है, तो आप ऐसे याद कर लेंगे। 18 नंबर क्वेश्चन है नहीं तो भैया 19 को देखेंगे, क्योंकि हर बार मेरे प्रिंटिंग मास्टर 18 नंबर को क्वेश्चन को गायब ही कर देते हैं। मैं हर बार इनको कहता हूं कि हर एक क्वेश्चन आप देना जो जो इंपॉर्टेंट है, पर ये गायब कर देते हैं। कोई बात नहीं, फिलहाल आप सारे नोट कर लेना, जितने भी क्वेश्चंस हैं वह सारे नोट कर लिए तो आपका काम हो जाएगा। फिलहाल 19 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि मोहन गीत गा रहा है, कह रहा है कि और राधा खेल रही है, कह रहा है ये किस प्रकार का वाक्य है। मेरे प्यारे भाई आपको एक इस तरीके का क्वेश्चन देखने को मिलेगा जहां पर आपको एक वाक्य दे देगा सिंपल सा, ठीक है, और आपसे कहेगा ये वाक्य किस
प्रकार का है। यहाँ पर आपको 4 ऑप्शन दे देगा, सरल वाक्य, संयुक्त वाक्य, मिश्रित वाक्य या फिर इनमें से कोई नहीं। तो भैया यहाँ पर आपको कोई एक ऑप्शन सही लगाना पड़ेगा। चलिए बात करते हैं ये हमारा किस तरीके का वाक्य है मेरे प्यारे भाई। तो देखो यहाँ पर मोहन गीत गा रहा है और साथ ही साथ राधा खेल रही है। तो यहाँ पर ये 2 वाक्य हमारे, यहाँ पर 2 वाक्य आपस में मिलकर नया वाक्य बना लेते तो वो हमारा संयुक्त वाक्य होता है। तो ऑप्शन नंबर सी को आप बिल्कुल सही कर लेंगे। ऐसे ही हमारा अंतिम प्रश्न है 20 नंबर, कह रहा है कि मैंने पुस्तक पढ़ी। तो इस वाक्य में वाच्य का कौन सा भेद है? तो आपको वाक्य जो हमारा ये दे रखा है प्यारे भाई, इस वाक्य में प्यारे साथी आपको बताना कि वाक्य का कौन सा वाक्य में वाच्य का भेद कौन सा है। ठीक है, तो हमारा एक वाक्य है जिसमें आपको वाच्य का भेद कौन सा बताना है। तो उद्देश्य है कि सर्वनाम है कि विधेय है कि विशेषण है। चलिए इसका आंसर आप कमेंट करके बताइए, मैं आपको बताता हूँ। फिलहाल ऑप्शन नंबर बी को आप बिल्कुल सही कर लेंगे, विधेय हमारा बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएगा। यहाँ से देखिए मैंने आपको एवरी क्वेश्चन करा दिए, हालांकि एक क्वेश्चन नंबर 18 गलती से छूट गया है, तो मैं क्या करूंगा, आपसे क्षमा चाहता हूं। फिलहाल अगर मेरे साथ प्यारे भाई आप जुड़े रहोगे ना, तो मैं आपसे गारंटी दे रहा हूं कि मैं आपको हिंदी में पेपर से पहले वह तैयारी करवा दूंगा जिस तैयारी की आपने संकल्पना भी नहीं की होगी। फिलहाल इस क्वेश्चन पेपर को आप समझ लेना, डीपली समझना, मतलब पूरा देख लेना, तो आपको बहुत अच्छे से चीज़ें समझ में आ जाएंगी, है ना। मैंने आपको यहाँ पर सबसे पहले 20 इंपॉर्टेंट MCQ करा दिए हैं, मतलब इनको तो नोट ही कर लेना है ना। और इसके बाद मैं आपको एक चीज़ दिखाता हूँ, देखिए इसके बाद देखिए ये चीज़ प्यारे भाई, यहाँ से आपके जो स्टार्ट हो रहा है ना, सबसे मेन इंपॉर्टेंट चीज़ वो यहीं से है, क्योंकि यहाँ से आपको गद्यांश देखने को मिलेंगे। ठीक है भाई, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, गद्यांश कैसे करना है, कैसे कैसे क्वेश्चंस आते हैं, मैं आपको सारी चीज़ें बताऊँगा। पद्यांश कैसे आते हैं पेपर में, ठीक है, वह भी मैं आपको बताऊंगा। संस्कृत के पद्यांश किस तरीके के आते हैं वह भी बताऊंगा। मतलब ऑल टोटल कंप्लीट फिक्स तैयारी आपकी हिंदी की हो जाएगी। चलो भाई, सबसे पहले अगर मैं बात करता हूं अपने पहले क्वेश्चंस की, तो यहां पर देखिए 50 नंबर वाली सीरीज का मतलब वर्णात्मक क्वेश्चंस का हमारा पहला क्वेश्चन आ चुका है। प्यारे साथी, यहाँ पर हमारा क्वेश्चन है कि निम्नलिखित गद्यांश पर आधारित 3 प्रश्नों के उत्तर दीजिएगा। मतलब आपको पेपर में एक गद्यांश दे देगा और उस गद्यांश से आधारित आपसे टोटल 3 प्रश्न पूछ लेगा। चलिए मैं आपको दिखाता हूँ कौन कौन से 3 क्वेश्चन आते हैं। देखो सबसे पहला क्वेश्चन ये आता है कि उपयुक्त गद्यांश का संदर्भ लिखिए। जहां आपको संदर्भ देना होता है तो 2 नंबर का क्वेश्चन आपका ये आता है। दूसरा क्वेश्चन नंबर हमारा बा होता है, जहां रेखांकित अंश की आपको व्याख्या देनी होती है, तो 2 नंबर का क्वेश्चन प्यारे साथी आपका ये आता है। इसके बाद तीसरा हमारा क्वेश्चन आता है कि अजंता किस काल के, ठीक है, कला नहीं काल कर लो, ठीक है, काल, तो अजंता किस काल के लिए अद्वितीय स्थान रखता है, 2 नंबर का क्वेश्चन हमारा ये आता है। मेरे प्यारे भाई, एवरी क्वेश्चन आपका 2 मार्क्स का होता है। और चलिए मैं आपको बताता हूँ कि आपको कैसे क्या करना है। देखिए संदर्भ के लिए आपको कुछ नहीं करना होता, केवल जो भी पाठ का नाम होता है वह आपको याद कर लेना है और इसके लेखक का नाम याद कर लेना है, बस आपका संदर्भ कंप्लीट हो जाएगा। यदि मैं बात करता हूं कि ये हमारे किस चैप्टर से लिया गया है मेरे प्यारे भाई, तो मैं आपको बता देना चाहता हूं ये हमारे इंपॉर्टेंट चैप्टर अजंता से लिया गया है। हालांकि स्टार्टिंग में ही दिख रहा है अजंता, ठीक है, तो ये अजंता चैप्टर से हमारा एक बहुत ही महत्वपूर्ण कह सकता हूं मैं गद्यांश है, जो कि लगभग प्रीवियस ईयर में हर साल पूछा गया था, है ना। तो डेफिनेटली यू विल इसे जरूर प्रिपेयर कर लेना, मतलब आप इसे जरूर प्रिपेयर कर लेना, इसका स्क्रीनशॉट ले करके इसको कहीं पर ढूंढ करके इसकी व्याख्या को एकदम अच्छे से तैयार कर लेना, ठीक है, क्योंकि मैं आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस दे रहा हूं, है ना, वही सबसे ज़्यादा जरूरी चीज़ है। देखो पेपर तो मैं आपको करा ही रहा हूँ, लेकिन उसके साथ साथ मैं आपको ऐसे क्वेश्चंस भी दे रहा हूँ ना जो कि आपके पेपर में आते हैं, और सारे टॉपिक को एक साथ एक वीडियो में क्लियर करा रहा हूँ। तो ये नामुमकिन नहीं है एक वीडियो में, लेकिन इसीलिए कहता हूँ आपसे पूरी वीडियो आप देखा करो, ठीक है, तो जाकर के आपको सारी चीज़ें बेहद अच्छे से समझ में आएंगी। इसको आप नोट कर लेना। इसके चलिए मैं इसके लेखक का नेम आपको बता देता हूँ। इसके लेखक का नेम है भगवत शरण उपाध्याय। तो आप इसके लेखक का नेम नोट कर लेना। जिस भी प्यारे साथी को लेखक का नेम नहीं पता, नोट कर लेना कि हमारे अजंता चैप्टर जो ये गद्यांश है, इसके लेखक हमारे भगवत शरण उपाध्याय जी हैं, नोट कर लीजिए। चलिए इसके बाद अगर मैं अपने अगले गद्यांश की बात करता हूँ तो इसको भी आप नोट कर लीजिए। आप कहेंगे कि निंदा के बाण से अपनी प्रतिद्वंदियों को भेद कर हंसने में एक आनंद है, और यह आनंद ईर्ष्यालु व्यक्ति का सबसे बड़ा पुरस्कार है, मगर यह हंसी मनुष्य की नहीं राक्षस की है हंसी होती है, और यह आनंद भी दैत्यों का होता है। तो सबसे पहले तो इसको नोट कर लो, ये हमारा एक इंपॉर्टेंट कह लो या फिर वेरी इंपॉर्टेंट कह लो हमारा गद्यांश है। एवरी गद्यांश जो मैं कराता हूँ वह आपके लिए इंपॉर्टेंट ही होता है,
है ना। हर बार मैं आपको नहीं बताऊंगा, तो हर एक इंपॉर्टेंट गद्यांश है। संदर्भ की बात मैं नहीं करूंगा। संदर्भ में आपका पाठ का नेम, लेखक का नेम आता है। रेखांकित अंश की व्याख्या केवल आपको, मतलब देखिए रेखांकित अंश की व्याख्या आपको पूरी तैयार कर लेनी है, ठीक है। मतलब इस गद्यांश की आपको पूरी व्याख्या कंप्लीट तैयार कर लेनी है। और पेपर में जितने में रेखांकित अंश होता है, मान लीजिए यहां से लगा करके यहाँ तक आपका रेखांकित अंश है, तो केवल यहाँ से यहाँ तक की ही आपको पेपर में व्याख्या करनी है। इसके अलावा जो बचे हुए अनरिक्त शब्द हैं, मतलब उनमें आपको व्याख्या उनकी नहीं करनी है। केवल जितने में अंडरलाइन हो उतने की ही पेपर में आप व्याख्या करके आएंगे, लेकिन तैयार आपको पूरी करनी है, क्योंकि कहीं से किसी भी तरीके से पूछी जा सकती है, ठीक है। लास्ट यहाँ से क्वेश्चन है, ईर्ष्यालु व्यक्ति का सबसे बड़ा पुरस्कार क्या है? तो 2 नंबर का क्वेश्चन ये, 2 नंबर का ये, 2 नंबर ये, 6 नंबर आपके क्वेश्चन से आएंगे, तो फिक्स कर लीजिए। चलिए आगे बात करते हैं। अगर मैं अपने अगले क्वेश्चंस की बात करता हूं, तो अगला क्वेश्चन हमारा है कि दिए गए गद्यांश पर आधारित 3 प्रश्नों के उत्तर दीजिए। सॉरी, पद्यांश। तो मेरे प्यारे भाई 6 नंबर का पद्यांश भी आएगा, है ना। 6 नंबर का गद्यांश आता है, 6 नंबर का पद्यांश भी आएगा। तो हमारे पद्यांश का पहला पद्यांश की पहली लाइन यहाँ से है कि भाषा एकमात्र अनंत है। तो सबसे पहले इसको नोट कर लो, इस एक लाइन को सबसे पहले नोट कर लो। मैं आपको आगे के पद्यांश दिखाता हूँ। तो प्यारे भाई यहां से देखिए, आपको आगे के सारे पद्यांशों की लाइन दिख रही होगी कि फूल झड़ता है, फूल शब्द नहीं, बच्चा गेंद उछालता है, सदियों के पार लोकती है उसे एक बच्ची, बूढ़ा गाता है पत, दोहराता है दूसरा बूढ़ा, भूगोल और इतिहास से परे। मतलब यहां तक कि आपका ये पद्यांश समाप्त होता है। एक इंपॉर्टेंट चीज मैं आपको बता देना चाहता हूं कि मेरे प्यारे भाई, अगर आपने चीजों को अच्छे से नोट किया और समझा, तो मेरी गारंटी है आपको हिंदी के क्वेश्चन पेपर में कोई दिक्कत नहीं होगी, ठीक है। और मेरे प्यारे भाई, अभी मैं आपको चीज़ क्लियर कर देता हूं कि अभी मेरी पूरी टीम ने मिलकर के आपके लिए एक ऐसी चीज़ तैयार कर दी है ना, कि कोई भी बच्चा अगर अभी तक कुछ भी नहीं पढ़ा है या फिर थोड़ा बहुत भी पढ़ चुका है, वह बोर्ड एग्जाम में आसानी से 90% मार्क्स ला सकता है। देखिए मेरे साथी, मेरी पूरी टीम ने मिलकर के क्या किया, आपके लिए ई बुक रेडी कर दी है। अब मैं आपको ई बुक एक चीज़ क्लियर कर देता हूं कि मेरी बात 1 मिनट सुन लेना प्यारे भाई, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ बता रहा हूं। अगर आपने सुन लिया तो आपके लिए ये समझिए वरदान साबित हो सकती है ये ई बुक। कम समय में सबसे ज़रूरी यही चीज़ है मेरे प्यारे भाई। बहुत सारे स्टूडेंट्स को दिक्कत हो रही है कि भैया जी हमारे पास तैयार करने के लिए नोट्स नहीं है, हमारे पास तैयार करने के लिए नोट्स नहीं है। आप हमारे पेपर तो करवा देते हो, पर हम चीज़ों को ढूंढ नहीं पाते, हमारे अंदर उतनी समझदारी नहीं है। प्यारे साथी, आपके लिए मेरी पूरी टीम ने मिलकर ई बुक रेडी कर दी गई है। अब देखो मैं आपको इंपॉर्टेंट चीज़ बताता हूँ, देखिए समझिए। ई बुक में प्यारे साथी आपके लिए क्या है, देखिए सबसे पहले हिंदी हो गया, ठीक है, हिंदी हो गया, इंग्लिश हो गया, मेरी बात अच्छे समझ लेना, ठीक है, इंग्लिश हो गया, ठीक है, साइंस हो गया, ठीक है, मैथ हो गया, ठीक है, सोशल साइंस हो गया, ठीक है। मेरे प्यारे भाई, एवरी सब्जेक्ट की आपके लिए ई बुक प्रिपेयर कर दी गई है। और ये ई बुक क्या है मैं आपको बता दूं, ये ई बुक एक तरीके से आपकी पीडीएफ है। और इस पीडीएफ में प्यारे साथी आपके लिए हर एक सब्जेक्ट के टोटल 10 वायरल पेपर होंगे। हर एक सब्जेक्ट के टोटल 10 वायरल पेपर कह लो, या फिर जो मैं पेपर करवा रहा हूँ वह पेपर प्लस उसका सोल्यूशन भी उसमें होगा, प्लस उसका सॉल्यूशन भी होगा। ये चीज़ तो आपको फ्री में मतलब मिल जाएगी। असली चीज़ पता है क्या, मैं आपको बताता हूँ असली चीज़ क्या है। जैसे मान लीजिए आपने हिंदी की परचेज कर ली, कितने की मिलेगी, अमाउंट भी मैं आपको दिखाऊंगा। 1 मिनट, थोड़ा कैमरा हिलने लगा है, कोई बात नहीं, मैं सही कर लेता हूँ। तो हिंदी की अगर आपको मिल जाती है, मान लीजिए हिंदी की आपने ले ली, अभी मैं अमाउंट आपको बताऊंगा तो आप हंसने लगोगे, मात्र इतने रुपए में। देखिए हिंदी की अगर आपको लेनी है प्यारे साथी, तो देखिए इंपॉर्टेंट आपको मिलेंगे 100+ MCQ, ठीक है, 100+ MCQ, ठीक है, 100+ MCQ। साथ ही साथ इंपॉर्टेंट टॉपिक जैसे गद्यांश हो गए, सभी महत्वपूर्ण गद्यांश हो गए, सभी महत्वपूर्ण पद्यांश हो गए, ठीक है। जितने भी महत्वपूर्ण आपके संस्कृत के गद्यांश है प्यारे साथी, वह सभी गद्यांश, ठीक है, सभी संस्कृत के महत्वपूर्ण पद्यांश प्यारे साथी, ठीक है। और इसी के साथ साथ महत्वपूर्ण जीवन परिचय कैसे लिखना है पेपर में, ठीक है, पत्र होंगे, है ना, निबंध होगा, मतलब पूरी कंप्लीट आपको चीजें मिलेंगी इस ई बुक के अंदर। प्यारे भाई बहुत मेहनत लगी है, समझ लीजिए 3 से 4 महीने में ये तैयार हुई है। अब बात करते हैं कि इस हिंदी की अगर आपको लेना है तो कितने की मिलेगी। बहुत मिनिमम अमाउंट है। एक आप लोग जब मार्केट जाते हो, ठीक है, हलवाई की दुकान पर, वहाँ पर आप लोग समोसे खाते हो, ठीक है, समोसे के खाने 2 समोसे खाते हो, कितने के मिलते हैं, 2 समोसे 30 रुपए के मिलते हैं कि नहीं मिलते। बहुत सारे लोगों के यहाँ 20 के मिलते होंगे, पर मेरे यहाँ मैं आपको बता देता हूँ कि मेरे यहाँ 15 रुपए के मिलते हैं। बस 15 रुपए में ही कल आपको 2 समोसे नहीं खाने हैं।
2 समोसे कल आपको नहीं खाने, आपको 2 समोसे की जगह 15 रुपए पे करके एवरी स्टूडेंट्स को हिंदी की बुक परचेस कर लेनी है। मेरे प्यारे भाई इतनी सारी चीज़ें आपको मात्र 15 रुपए में मिल रही हैं। मेरे प्यारे भाई इससे सस्ती चीज़ पूरे यूट्यूब पर कोई नहीं दे रहा होगा, इस बात का दावा है हितेश भैया का। विद टीम के साथ में चीज़ें तैयार हुई हैं तो डेफिनेटली वर्क हुआ है इन पर। और अगर आप ये एक ई बुक तो लेनी ही नहीं, सबसे बड़ी गलती एक मत लेना, मेरी बातों को समझना। अगर आपने सारी ले ली मेरे प्यारे भाई 15 × 5 कर दो तो 75 रुपए में आपको सारी मिल जाएंगी, और हर एक में आपको वह चीज़ मिलेगी जिसकी आपने कल्पना भी नहीं की होगी। ठीक है, तो मैं आपको ज़्यादा नहीं बताऊंगा, बस इतना बता दिया है। और उम्मीद है एक बार डिस्क्रिप्शन आप चेक कर लेना, है ना। अब आपको बताया कि चीज़ें मिलेंगी कहाँ से। देखिए आपको कुछ नहीं करना प्यारे भाई, डिस्क्रिप्शन में जाना है। ठीक है, डिस्क्रिप्शन में जाना है और एवरी सब्जेक्ट के सामने, जैसे मान लीजिए हिंदी की आपको लेनी है तो हिंदी के सामने हिंदी का लिंक, ठीक है। इंग्लिश को लेनी है मान लीजिए तो इंग्लिश के सामने आपको इंग्लिश का लिंक, ठीक है। मैथ की मान लीजिए आपको लेनी है तो मैथ के सामने मैथ का लिंक। इस तरीके से आपको चीज़ें मिल जाएंगी। उम्मीद है कि आप एक बार इनके बारे में अच्छे से सोचेंगे, और सोचना है ही नहीं, 75 में पाँचों परचेस कर लेनी है, बहुत कम अमाउंट है, सोचना नहीं है भाई, सारी परचेस कर लेनी है। ठीक है, हर एक में वर्क हो रखा है। तो अगर आप देखिए, अगर आप ये वीडियो बहुत पहले देख रहे हो, मान लो जब मैंने अपलोड की होगी, तो आप हो सकता हो कि आप अभी लिंक ना पड़ा हो, क्योंकि वर्क चल रहा है ई बुक पर। जैसे ही ई बुक कंप्लीट होगी ना, सारी लिंक आपको मिल जाएंगी और आप सारी परचेस कर लेना, है ना। चलिए फिलहाल इतनी चीज़ तो मैंने आपके लिए बता दी, ताकि आपको थोड़ा सा अंदर से ऐसा रहे कि चलिए कुछ तो मिला हमको कम रुपए में बेहतरीन तैयारी के लिए। तो ये आप लोग ले लेना। फिलहाल आप लोग अब पेपर को पूरा समझ लो, क्योंकि वह मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ है भाई। ठीक है, फिलहाल पेपर की अगर मैं बात करता हूँ प्यारे साथी, अभी मत ई बुक लेना, जाकर थोड़ी देर बाद दे लेना। ठीक है, पहले पेपर समझ लो। हम लोग पद्यांश को करा रहे थे, ठीक, जिसमें अगर मैं बात करता हूँ तो संदर्भ हमारा आता है 2 नंबर का। ओके, संदर्भ की यदि मैं बात करता हूं तो इसमें आपको मैंने बताया था पाठ का नेम आता है, स्टार्टिंग में गद्यांश में बताया था, सेम वही होता है कि संदर्भ में भी जो हमारा होता है पद्यांश में, उसमें पाठ का नेम लिखना होता है। और आपको क्या होता है भाई कि यहाँ पर आपको जो भी हमारे लेखक नहीं कवि होते हैं उनका नेम लिखना पड़ता है। ठीक है, तो 1 नंबर यहाँ से, 1 नंबर यहाँ से। हालांकि संदर्भ आपको लिखना है पाठ का नेम और केवल कवि का नेम नहीं लिख के आना है, पूरा संदर्भ बाकायदा लिखना है। तो बहुत अच्छे से मैंने बता रखा है ई बुक के अंदर संदर्भ कैसे लिखा जाता है ना। रेखांकित अंश की व्याख्या तैयार कर लेनी है, और ये अंतिम 2 नंबर का क्वेश्चन आता है वह तैयार कर लेना है। 2 नंबर यहाँ से, 2 नंबर यहाँ से, 2 नंबर यहाँ से, 6 नंबर आपके फिक्स हो जाएंगे। ऐसे ही आपको अगला तैयार कर लेना है, इसका स्क्रीनशॉट ले लेना इस पद्यांश का मेरे प्यारे भाई, है ना। अच्छे से एकदम स्क्रीनशॉट ले लो। और देखो यहाँ से इसका पहला क्वेश्चन ये है संदर्भ वाला, दूसरा 12 नंबर क्वेश्चन है रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए। 7 नंबर क्वेश्चन है विश्वत रेखा का वासी कैसा जीवन व्यतीत करता है। इस क्वेश्चन को नहीं लिखा, मैं आपको लिख देता हूँ, आप इसको नोट कर लेना। तो प्यारे भाई यहाँ से आप लोग ये क्वेश्चन नोट कर लेना कि विश्वत रेखा का वासी कैसा जीवन व्यतीत करता है। ठीक है, तो ये हमारे, अगर मैं बात करता हूँ किस चैप्टर से लिया गया था, तो मैं आपको बता देता हूँ। पहला वाला तो हमारा चींटी चैप्टर से लिया गया था, ये हमारे चींटी चैप्टर का है। लेकिन दूसरा वाला हमारा किस चैप्टर का है ये हमें आप कमेंट करके बताएंगे। ठीक है, तो इसके लेखक का नेम क्या है मैं आपको बता देता हूँ। इसके लेखक का नेम क्या है मेरे भाई, वह आपको कमेंट करना है। और इसके जो भी लेखक नहीं, कवि का नेम कमेंट करना है। और साथ ही साथ इसके जो भी भाई साहब चैप्टर है, मतलब पार्ट है, उसका नाम आपको कमेंट करके बताना। ठीक है, सभी लोग एक बार जल्दी से कमेंट करेंगे और बताएंगे। जिनको नहीं पता कोई बात नहीं, जिनको नहीं पता वो देखो भाई ई बुक तो जरूर ले लेना, क्योंकि आप सभी के लिए मैं ये कहता हूँ वो वरदान साबित हो सकती है। ब्रह्मास्त्र कह लो, वरदान कह लो, जो कहना वह कह लो। तो एक बार इस चीज़ों को निकाल करके थोड़ा सा सोचना ही नहीं है, मात्र 75 रुपये में आपको सारी ई बुक मिल जाएंगी। ठीक है ना, क्योंकि सभी पेपर होंगे, केवल एक ही तो होगा नहीं भाई। तो सारी चीज़ें सभी के साथ दुर्व्यवहार थोड़ी नहीं करना, हमको सारी लेनी है। फिलहाल आगे बात करते हैं। चलिए भाई यहाँ से देखिए, अगर मैं बात करता हूँ आगे के क्वेश्चंस की, तो यहाँ पर हमारा संस्कृत का गद्यांश आपके पेपर में आएगा। ठीक है, संस्कृत के अगर मैं गद्यांश की बात करता हूँ प्यारे साथी, तो संस्कृत का जो हमारा गद्यांश है वह भी हमारा टोटल फिक्स 5 नंबर का आएगा। अगर मैं यहाँ बात करता हूँ तो सबसे पहला हमारा जो गद्यांश है वह हमारा लिया गया है प्यारे साथी, मैं आपको बता देता हूँ, वह हमारा प्रबुद्धो ग्रामीणा चैप्टर से लिया गया है। ठीक है, किस चैप्टर से लिया गया है, प्रबुद्धो ग्रामीणा चैप्टर से। ठीक है, तो इसकी अगर मैं बात करता हूँ तो ये हमारे प्रबुद्धो, ठीक है, प्रबुद्धो ग्रामीणा चैप्टर से लिया गया है। ओके, अगर मैं इस वाले गद्यांश की बात करता हूं तो ऐसा नगरी विविध धर्माणाम, तो ये हमारा वाराणसी से लिया गया। ठीक है, ऐसा नगरी सभी को पता होगा वाराणसी चैप्टर से है, तो ये हमारा वाराणसी से लिया गया। तो अब बात करते हैं ये वाराणसी चैप्टर से जो गद्यांश आया है, और ये जो हमारा
प्रबुद्धो ग्रामीणा चैप्टर से गद्यांश आया। इसमें कैसे क्या करना मेरे प्यारे भाई, संदर्भ आएगा, कर देना, 2 नंबर का मिल जाएगा। इसके बाद हिंदी अनुवाद करने के लिए आता है ये हिंदी अनुवाद, तो यहाँ से आपको 3 नंबर मिल जाएगा। टोटल 5 नंबर का क्वेश्चंस आपके पेपर में आता है। ठीक है, तो उम्मीद है कि सबसे पहले आप लोग ये वाला इंपॉर्टेंट पद्यांश नोट कर लोगे। ठीक है, सबसे पहले ये इंपॉर्टेंट पद्यांश नोट कर लो, और इसी तरीके से आपके पेपर में जो भी गद्यांश पद्यांश आएगा सेम टू सेम ऐसा ही देखने को मिलेगा। ठीक है, इसके बाद ये नोट कर लो। फिर मैं अगर बात करता हूँ आगे क्वेश्चन नंबर अगले की, तो अगला प्रश्न आपको संस्कृत का पद्यांश देखने को मिल जाएगा। और देखिए, संस्कृत का पद्यांश बहुत आसान होता है, केवल 2 लाइनों का ये आता है और आपको 5 नंबर देके चला जाता है। एकदम सिंपल होता है, बहुत आसान होता है। संदर्भ लिखना तो भाई बहुत ही आसान होता है, 2 नंबर तो फ्री के मिलते हैं। और ये हिंदी में अनुवाद भी भाई इस संस्कृत के पद्यांश में फ्री में ही मिल जाते हैं, क्योंकि 2 लाइनों का जो हिंदी अनुवाद होता है वो ज़्यादा नहीं, केवल 3 से 4 लाइनों का होता है, जिसको आप बड़े आसानी से तैयार कर लोगे, है ना। फिलहाल बात करते हैं हम लोग आगे। तो आगे अगर मैं बात करता हूँ तो अगला आपका जो संस्कृत का पद्यांश है वो आपका है, किम्नु हित्वा प्रियो भवति किन्नु हित्वा ना सोचति, किम्नु हित्वार्थवान भवति किन्नु हित्वा सुखी भवेत, सुरखी नहीं सुखी भवेत। ठीक है, तो ये नोट कर लो। और ऊपर वाला अपदो दुर्गामी नाचा साक्षरा नाचा पंडिता अमुखा स्फुट वक्ता चायो जानति से पंडिता। ठीक है, तो इसको भी नोट कर लो और इसको भी अच्छे से नोट कर लो। फिलहाल क्या आता है प्यारे भाई, तो 3 नंबर का जो खंड काव्य होता है वह जिले के हिसाब से आपको तैयार करना पड़ता है, मतलब अलग अलग जिले में अलग अलग खंडकाव्य तैयार करना होता है। तो मे भी आपको जिस भी जिले में आप रहते हो आप उस जिले के हिसाब से अपना खंडकाव्य तैयार करोगे, है ना। तो मैं आपको देखिए दिखा देता हूँ इंपॉर्टेंट खंडकाव्य, आप स्क्रीनशॉट ले लेना, और जब आपको पता चल जाए कि आपके जिले में कौन सा खंडकाव्य आपको तैयार करना है तो आप तैयार कर लेना। चलिए मैं आपको दिखाता हूँ, चलिए यहाँ पर मैं आपको दिखाता हूँ। फिलहाल आप एवरी प्रश्नों को नोट कर लेना बहुत अच्छे से। जैसा कि अगर मैं बात करता हूं तो ज्योति जवाहर के ये 2 आप लोग क्वेश्चंस को नोट कर लेना। ज्योति जवाहर हमारा कानपुर से, जितने भी बच्चे देख रहे हैं कानपुर में ज्योति जवाहर आता है। इसके बाद देखिए कर्ण खंड काव्य है, आपका अग्र पूजा खंड काव्य है, जय सुभाष खंड काव्य है, मेवाड़ मुकुट खंड काव्य है, मातृभूमि खंड काव्य है मेरे प्यारे भाई। तो यहाँ से ये सारे खंड काव्य आपके आते हैं। अब देखिए अगला प्रश्न आपको पेपर में देखने को मिलेगा, लेखक का जीवन परिचय। मेरे प्यारे भाई 5 नंबर का क्वेश्चन आता है। भैया जी क्या क्या और कैसे जीवन परिचय लिखना होता है? सिंपल होता है, सबसे पहले जीवन परिचय लिख दो, 3 नंबर मिल जाएगा। कैसे लिखना होता है वह मैंने बहुत अच्छे से अपने चैनल पर बता रखा है। ठीक है, जीवन परिचय 3 नंबर का। ठीक है, और उनकी रचनाएं देते हुए इनकी प्रमुख रचना 2 नंबर की आपको लिख देनी। 3+2 आपको यहाँ से नंबर मिल जाएंगे, टोटल 5 नंबर। ठीक है, कौन कौन से जीवन परिचय तैयार करने हैं? तो सबसे पहला जयशंकर प्रसाद 100% ये आ जाएगा आपके पेपर में। दूसरा रामधारी सिंह दिनकर तैयार कर लेना। तीसरा आचार्य रामचंद्र शुक्ल तैयार कर लेना। तो प्यारे भाई ये 3 जीवन परिचय अगर आप फिक्स कर लेते हो अपने हिंदी के पेपर से पहले, आपको यहां से एक जीवन परिचय देखने को जरूर मिल जाएगा। ठीक है, इसके बाद देखिए मैं अगर आगे बात करता हूं, ठीक है, अगर मैं आगे बात करता हूं तो यहां पर देखिए कवियों के जीवन परिचय आते हैं, और ये भी टोटल 5 नंबर के आते हैं। सबसे पहले सूरदास, महादेवी वर्मा, तुलसीदास और रामनरेश त्रिपाठी। तो ये 4 जीवन परिचय आपको कवियों में तैयार करने हैं, क्योंकि कवि में क्या होता है कि थोड़े से चैप्टर होते हैं ज़्यादा, है ना, लेखक में चैप्टर होते हैं कम। तो कवियों में आपको जीवन परिचय ज़्यादा तैयार करने पड़ते हैं। मैं आपको 4 बता रहा हूं, अगर आपने 4 केवल तैयार कर लिए पेपर से पहले, तो 4 में से आपको एक तो 100%, 100% नहीं 101% देखने को मिल जाएगा। सबसे पहले 3 नंबर में इनकी जीवन परिचय तैयार कर लेना, फिर इनकी प्रमुख जो रचनाएं हैं वो 2 नंबर में उनको तैयार कर लेना। अगर मैं रचनाओं की बात करता हूं तो कम से कम 10 रचनाएं तो तैयार ही कर लेना, है ना, एवरी लेखक की या फिर कवि की, सभी की। तो कवि की हूं प्यारे साथी, है ना, या तो लेखक की हूं, ठीक है, लेखक की। तो 5-5 नहीं, कम से कम 10 रचना तैयार करना। ठीक है, 10 रचनाएं। मेरी बातें समझ में आ गई होंगी। चलिए बात करते हैं 7वें नंबर क्वेश्चन की। तो 7वां नंबर क्वेश्चन आपका श्लोक का आता है, 2 नंबर का आता है। तो कोई 2 श्लोक आप तैयार कर लेना, अपनी पाठ्य पुस्तक की जो भी हो आपकी, उसके 2 श्लोक तैयार कर लेना, 2 नंबर आपको मिल जाएंगे। इसके बाद शहर की साफ सफाई हेतु देखिए, अब यहाँ पर 8वां नंबर जो क्वेश्चन आता है आपके पेपर में आता है पत्र वाला। ठीक है, तो अगर मैं पत्र की बात करता हूं कि पत्र में कैसे कैसे चीज़ें होती, क्या क्या आते भैया जी, कैसे करना है, तो सिंपल है एकदम। पत्र लिखना सीख लो। पत्र लिखा कैसे जाता है, पत्र लिखा
कैसे जाता है उसका पूरा जो फॉर्मेट है, पूरा फॉर्मेट सीख लो और बोर्ड एग्जाम में कोई भी पत्र आ जाए उसको आप लोग बना बना करके लिख के चले आना, नंबर मिल जाएंगे। लेकिन अगर आप ये चाहते हो कि मुझे इंपॉर्टेंट पत्र पता चले कौन कौन से हमारे इंपॉर्टेंट पत्र हैं, तो सबसे पहले तो पहला वाला ये तैयार कर लो और दूसरा वाला ये तैयार कर लो, क्योंकि पहला शहर की सफाई हेतु अपने शहर के मुख्य नगर निगम अधिकारी को पत्र, बहुत इंपॉर्टेंट है, हर साल आता है। दूसरा अपने मित्र को अपने बड़े भाई के विवाह में सम्मिलित होने के लिए निमंत्रण पत्र, ये भी बहुत आता है पेपर में, इसको भी तैयार कर लेना, ठीक है। इसके बाद प्यारे साथी यहाँ से आपके निम्नलिखित संस्कृत के कुछ प्रश्नोत्तर आते हैं 2 नंबर में, 4 होते हैं टोटल, 2 करने के लिए होते हैं, तो आप 4 में से कोई 2 कर सकते हो। हालांकि एवरी इंपॉर्टेंट है, मतलब आपको पेपर से पहले तो सारे तैयार कर लेने हैं, क्योंकि मैं जो क्वेश्चंस कराता हूं वह क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट होते हैं और उनमें से आने की चांसेस कह सकते हो कि 100% होती है, ठीक है। तो सबसे पहले तो कौन से तैयार करने हैं, तो ये चारों तैयार कर लेना है ना, आपके लिए बेस्ट है। इसके अलावा आपके घर में बात करता हूं तो ई बुक में और भी दे रखे हैं, तो आप उनको भी तैयार कर लेना, ठीक है। निम्नलिखित में से किसी एक विषय पर निबंध लिखना है, 7 नंबर का निबंध आता है। प्रदूषण पर्यावरण, हर बार हमारा पर्यावरण प्रदूषण पर निबंध आता है, तो डेफिनेटली हम लोग इसको तो जरूर तैयार करेंगे। इसके अलावा विज्ञान अभिशाप या वरदान, बेरोजगारी हो गया, ठीक है, अनुशासन हो गया। आगे अगर मैं बात करता हूँ, फिलहाल मैं दिखा देता हूँ एक बार आपको कौन कौन से और निबंध हैं। फिलहाल यहाँ से देखिए 2 इंपॉर्टेंट निबंध आपके और हैं, जैसे कि पहला तीसरा वृक्षारोपण और चौथा हमारा जनसंख्या वृद्धि, ठीक है। तो यहाँ से हमारे कह सकता हूँ निबंध समाप्त हो गए।